शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखने वाले हैं। ग्रेट बैरियर रीफ पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम माना जाता है, जो कि लोकेटेड है कोरल सागर ऑफ द शोर ऑफ क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के किनारे में कोरल सागर में ये पड़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया में यदि आप जाएंगे तो नॉर्थ और पूर्वी वाले हिस्से में आपको ये दिखाई देती हैं। इनका जो फैलाव है बहुत बड़े एरिया में है, लगभग 3,40,34 कितना बड़ा इसका ये स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका जो लगभग एरिया है वो है 34,44,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एंड इज कंपोज्ड ऑफ ओवर 2,900 इंडिविजुअल रीफ सिस्टम। यहाँ पर हमको 2,900 इंडिविजुअल रीफ सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। 760 यहाँ पर फ्रिंज रीफ्स हैं, 300 कोरल रीफ्स हैं एंड 900 यहाँ पर आइलैंड हैं, जो कि 2,300 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बनी हुई देखने को मिल जाएंगी। बिलियन ऑफ कोरल पॉलिप्स हैं। नाउ सपोर्ट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। यहाँ पर मछलियों को, बहुत सारे समुद्री जीवों को घर मिल जाता रहने के लिए, जैसे कि एंशिएंट टर्टल्स हमको देखने को मिल जाएगा, रीफ फिश मिल जाएगा एंड 134 स्पीशीज ऑफ शार्क हमको यहीं पर देखने को मिलती है। इसलिए कोरल रीफ्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनको बचाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, हाइट से इस फोटो को लिया गया है। जियोग्राफी के तौर पर यदि हम देखें, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ हैं, इनका जो फैलाव है टोरेस स्ट्रेट नॉर्थ में पड़ जाता है। टोरेस स्ट्रेट से ये चालू होती है नॉर्थ की तरफ में, मतलब ये जो स्ट्रेट है, जलसंधि है, ये है नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ ब्रैम्बल के एंड साउथ कोस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी और ये ब्रैम्बल के बीच में ये लोकेटेड है। टू एन अननेम्ड पैसेज बिटवीन लेडी इलियट आइलैंड एंड फ्रेसर आइलैंड इन द साउथ। साउथ की तरफ आपको दो आइलैंड देखने को मिल जाएंगे, लेडी इलियट और फ्रेसर आइलैंड। ये आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने बात किए थे कि टोरेट स्ट्रेट है, टोरेट स्ट्रेट जलसंधि है, तो ये पपुआ न्यू गिनी वाला एरिया हो गया और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया। तो ये यहाँ से लेकर के पूरे साउथ तक, ठीक है, ये जो रेखा गुजर रही है यहाँ तक आपको ये दिखाई देगी। कहाँ पर ये लोकेटेड है? कोरल सागर में ये लोकेटेड है, ठीक है। और ओशियन की यदि हम बात करें तो प्रशांत महासागर में ये पड़ती है। ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया के रूप में घोषित किया गया है। इसको हमने 70 बायो रीजन में बांट दिए हैं। इनमें से जो 30 हैं विच आर रीफ बायो रीजन, इसमें से 3 ऐसे हैं जो कि रीफ बायो रीजन है। रिबन रीफ और जो डेल्टिक रीफ हैं कैन ओनली बी फाउंड इन अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। यदि आप ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, नॉर्थ की तरफ में जाएं तो 2 टाइप की रीफ हमको देखने को मिलते हैं, रिबन रीफ और डेल्टाइक रीफ। फिर आते हैं फ्रिंजेस रीफ, जो कि ऐसे रीफ होते हैं जो कि ग्रो होते हैं उथले पानी में या फिर एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम शोर लाइन से ही इनका एक्सटेंशन चालू हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन माने जाते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के साउथ की तरफ में जाएंगे तो हमें फ्रिंजिंग रीफ दिखाई देते हैं, नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो रिबन रीफ एंड डेल्टाइक रीफ हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो क्रेसेंटिक रीफ हैं ये हमें मिडल ऑफ द सिस्टम में देखने को मिलते हैं। इसके जो बीचों बीच वाला जो हिस्सा है वो क्रेसेंटिक रीफ के रूप में पाया जाता है। सच एज सराउंडिंग द लिजार्ड आइलैंड, नॉर्थ वेस्ट ब्रिस्बेन, प्लेनर रीफ आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। पहला एडिटोरियल जो डिस्कस करेंगे वो हम ईडी, सीबीआई, इनके जो मुखिया हैं, इनके जो हेड हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाने से रिलेटेड है।
देखिए, जब से ये कानून आया था, केंद्र सरकार ने जब से इनमें कुछ संशोधन करी थी, जैसे कि इनका जो कार्यकाल है 2 साल का है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 साल इनको जॉब में रहना है, 2 साल के बाद इनको रिटायर लेना है, ईडी और सीबीआई के जो प्रमुख होते हैं इनको। लेकिन सरकार ने उस समय में ये सोची थी कि यदि इनके टाइम पीरियड को हम बढ़ा देते हैं तो ये लोग कामकाज अच्छे से कर पाएंगे, फ्री एंड फेयर तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं। सरकार ने उस समय ये सोची थी, इसलिए इनका कार्यकाल बढ़ाई थी। वहीं अपोजिशन पार्टीज़ का ये आरोप रहा था कि सरकार केवल उन्हीं लोगों का कार्यकाल बढ़ाएगी जो उनके हिसाब से अच्छा काम करेंगे, जो अपोजिशन की पार्टी को परेशान करेंगे, ऐसे जो लीडर हैं, ऐसे जो ईडी और सीबीआई के मुखिया हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ा देगी। जाहिर सी बात है, ठीक इसी प्रकार की जो घटना है एस.के. मिश्रा के साथ में हुई थी। फिर ये वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी कि 2021 और 2022 में जो एक्सटेंशन दिया गया था एस.के. मिश्रा को, वो गलत है। अब उनको जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीबीआई और ईडी के जो हेड रहते हैं उनके जो कार्यकाल बढ़ाए जाते हैं। जाहिर सी बात, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो ही आपका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, और आपने यदि कुछ भी गड़बड़ किया तो जाहिर सी बात है कार्यकाल आपका नहीं बढ़ाया जाएगा। समझ लीजिए वहीं पर कार्यकाल आपका ख़त्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो इस प्रकार से एक्सटेंशन दे रहे हैं ना, इससे वो लोग फ्री एंड फेयर तरीके से काम नहीं करेंगे, वो आपके हिसाब से फिर डिसीजन लेना चालू कर देंगे। तो जो मल्टीपल एक्सटेंशन दिए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के हेड को, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वर्डिक्ट दिया था 2021 में जो नियम कानून आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा है कि जो स्टेटरी अमेंडमेंट आपने लाए थे 2021 में, जिसके माध्यम से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हेड का कार्यकाल आप बढ़ा सकते हैं 1-1 साल करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चलो ठीक है, कामकाज में तो बाधा नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए उसको जारी रखा। और ये जारी अभी भी है, पहले भी जारी था और आज के समय में भी उस नियम कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। बस ये कहा है कि जो एक्सटेंशन किया गया है एस.के. मिश्रा का 1 ईयर एक्सटेंशन, इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है 1-1 साल करके, एक 2021 में और एक मिला था 2022 में। वाइल द पार्ट ऑफ जजमेंट क्वेश्चनिंग द 1 ईयर एक्सटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का जो एक्सटेंशन है उसको ख़त्म कर दिया है। किसका? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी एस.के. मिश्रा, जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट हुआ करते थे, इनके कार्यकाल को ख़त्म कर दिया है। ये जो कदम उठाया गया है वो वेलकम करने वाला है। द रेस्ट ऑफ इट इज़ ए फ्री पास टू द गवर्नमेंट टू अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ द दीस एजेंसी। लेकिन बाकी के बचे हुए हिस्से की बात करें तो कुल मिलाकर के आपने, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हम ही लोगों ने केंद्र सरकार को ये पावर दे दिया है कि आप जो है अंडरमाइन करेंगे इस प्रकार की एजेंसीज़ को। कोर्ट ने कहा है मिस्टर मिश्रा को कि आप 31 जुलाई तक अपना ऑफिस रिलीज़ कर दीजिए, खाली कर दीजिए। 2021 में इसने ये दिशा निर्देश दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, नॉट टू ग्रांट एनी एक्सटेंशन टू हिम बियॉन्ड नवंबर दैट ईयर। 2021 में भी ये दिशा निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद उनको जो है एक्सटेंशन दिया गया। मिस्टर मिश्रा को अपॉइंट किया गया था 2 साल की टर्म के लिए 2018 में, 18 ठीक है, 19-20 2 साल ये रहे, फिर 21 में, फिर 22 में इनको एक्सटेंशन मिल गया था। द ओरिजिनल अपॉइंटमेंट वाज रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड टू मेक इट ए 3 ईयर टेन्योर। इसके बाद हम देखते हैं जो ओरिजिनल वाला अपॉइंटमेंट था इसमें कुछ संशोधन किए गए और कुल मिलाकर के इनके कार्यकाल को 3 साल कर दिया गया। 3 साल कैसे होगा, 1 साल बढ़ा दिए। फिर हम देखते हैं कि 2021 और 2022 में उनको एक्सटेंशन दिए जाते हैं डिस्पाइट क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपरनेशन। उन्हें रिटायरमेंट की एज को भी क्रॉस कर दिया, इसके बाद भी वो नौकरी में बने हुए हैं। और यहाँ आप ऐसा है कि एक बार रिटायर ले लेंगे तो फिर
दोबारा आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम में 2021 में जब सुनवाई कर रहा था इस कानून की, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, आप जो एक्सटेंशन देंगे ना, ऐसा नहीं कि आप हर किसी को दे रहे हैं, एकदम रेयर कंडीशन होना चाहिए, एक्सेप्शनल केस में ही आप इस प्रकार के जो छूट है वो दे सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं 1-1 साल करके। तो जो सीबीआई और ईडी के हेड्स हुआ करते हैं, हैव एन एश्योर्ड टर्म ऑफ 2 ईयर, इनकी तो फिक्स जो टाइम पीरियड है 2 साल में इनको रिटायर लेना है। लेकिन जब हम नया कानून लेकर के आए थे तो यहाँ पर जो पावर टू एक्सटेंड है उसको हमने बढ़ा दिए थे, हमने 2 साल से 5 साल कर दिए। इसका मतलब ये है 1-1 साल करके हम 3 साल तक इनके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो पिटिशनर हैं, इन्होंने इस एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, गिवन टू एम.आर. मिश्रा एज वेल एज कोर्ट अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एमिकस क्यूर। ये एक प्रकार से इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो कि लीगल केस का खुद तो पार्टी नहीं है, लेकिन उसको अलाउ किया जाता है कि वो कोर्ट की सहायता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वो दे सकते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो। उस समय में जो याचिका दायर करी गई थी उसमें ये कहा गया था, इस प्रकार से जो टुकड़े टुकड़े में एक्सटेंशन दिया जा रहा है ये अंडरमाइन करता है ईडी और सीबीआई के ऑफिस की स्वतंत्रता को, एंड इनकरेज ए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार के लिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हो गई है कि लाठी से डराते जाओ एजेंसी को, बोलो किधर आपको काम करना है, किसको परेशान करना है। तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, किसी प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन वाद विवाद यहाँ पर नहीं हुआ था। सरकार जो कानून लेकर के आई थी 2021 में, जैसे कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है एंड फंडामेंटल रूल्स है, गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ अर्लियर जजमेंट। ये जो सारी चीज़ें आपने करे हैं ये पुराने जो जजमेंट हैं उनके खिलाफ में जानते हैं, जिसमें अनिवार्य कर दिया गया है फिक्स्ड टेन्योर टू सीबीआई एंड ईडी हेड्स ओनली टू इंसल्ट देम फ्रॉम एक्सट्रेनियस प्रेशर। कुल मिलाकर के आप उनका इंसल्ट करना चाहते हैं, प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो फिलीपींस और चाइना के रिलेशन को बताता है। यहाँ पर बीच में इंडिया भी आ जाता है कि इंडिया किस प्रकार से साउथ चाइना सी में पीस एंड रिस्पेक्ट चाहता है। साउथ चाइना सी में चाइना हमेशा से अपना अधिकार जताते रहा है, जैसे कि अपने जो मछुआरे हैं वो फिलीपींस तक चले जाते हैं चाइना के, वहीं जो फिलीपींस के मछुआरे हैं चाइना के किनारे जाते हैं तो वो उनको रोक देता है, बहुत सारे जहाज़ों को वो जब्त कर लेता है, वहाँ के जो संसाधन हैं उन पर अपना अधिकार जताता है, वहाँ पर आइलैंड में लोगों को बसाने की कोशिश करना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। कुल मिलाकर के साउथ चाइना सी में चाइना अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना चाहता है। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर साउथ चाइना सी को बताया गया है, ठीक है। साउथ चाइना सी में आप देख सकते हैं कितने सारे जो देश हैं अपनी समुद्री सीमा को साझा करते हैं। मलेशिया, ब्रुनोई, इधर से इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, ये हो गया आपका वियतनाम, ये है चाइना, ये है ताइवान और ये है फिलीपींस। तो इतने सारे कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन चाइना अकेला अपना यहाँ पर दबदबा बनाना चाहता है। तो जो लीडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश हैं, इस ग्रुप में शामिल जो भी देश हैं, इनको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आना पड़ेगा आपस में, यदि वो चाहते हैं कि एक क्रूशियल पॉलिटिकल मैसेज दें चाइना को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके भीतर आपको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आना है। अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस इंडिया जॉइंट कमीशन की 5वें नंबर की बैठक का
यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे एंड फिलीपींस थे, दोनों की मीटिंग होती है 5वें नंबर की फिलीपींस इंडिया जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन, नई दिल्ली में 29 जून की ये डेट है। यहाँ पर जो प्रमुख इसका उद्देश्य रहा था वो ऐसा था कि दोनों देशों के कॉमन उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपको 2 मैरीटाइम जो रिपब्लिक्स हैं एंड नियरली 75 ईयर ऑफ द डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, मैरीटाइम एशियन रिपब्लिक्स एंड नियरली 75 ईयर ऑफ द डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, दोनों देशों के बीच में 75 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के कुछ कॉमन मैरीटाइम से रिलेटेड इनके इंटरेस्ट हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के एस जयशंकर, इसके अलावा सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर ऑफ फिलीपींस, हमारे देश से एस जयशंकर और फिलीपींस से फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी, इनका नाम यहाँ पर बताया गया है एनरिक मनालो। इन्होंने आउटलाइन किया था पैथ फॉर ए स्ट्रेंथन्ड बायलैटरल पार्टनरशिप। ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय पार्टनरशिप है वो मजबूत हो। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भी दोनों देश आपस में मिलकर के काम कर सकें। साउथ चाइना सी से रिलेटेड यहाँ पर इशू उठाए जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कुछ डिसीजन लिए गए थे, जैसे कि एक रेसिडेंट ऑफिस खोलने वाले हैं कहाँ पर, मनीला में। रेसिडेंट डिफेंस अटैच ऑफिस मनीला में खुलने वाला है। इसके अलावा दोनों देश बूस्ट करेंगे कोऑपरेशन को कोस्ट गार्ड ऑफ द 2 कंट्रीज। दोनों देशों के जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने की बातचीत करी जाती है। इसके अलावा नेवल एसेट, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नेवल एसेट बाय मनीला हमसे नेवल एसेट खरीदेगा, इसके लिए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करी जाएगी दिल्ली में, मतलब विशेष छूट के तहत हमसे नेवल एसेट खरीदने वाला है मनीला। इसके साथ साथ में एक्सपांड किया जाएगा ट्रेनिंग को, जॉइंट एक्सरसाइज को, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, डिजास्टर रिस्पॉन्सेस के लिए। यदि किसी प्रकार का डिजास्टर आता है, आपदा आती है, तो कैसे करके निपटा जा सकता है, इसके लिए ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज कर जाएगी फिलीपींस और भारत के बीच में। इसके साथ साथ में टाइम पर मैरीटाइम डायलॉग आयोजित करे जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल माने जाते हैं कि दोनों देश इवॉल्व हो रहे हैं। अब ये जो नॉटिकल पार्टनरशिप है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं, रीजनल एंड मल्टीलेटरल इशूज यहाँ पर उठाए गए हैं। तो जो मोस्ट नोट करने वाला डेवलपमेंट था वो रीजनल एंड मल्टीलेटरल इशू उठाए गए, पार्टिकुलरली मैरीटाइम हाईवेज सच एज द साउथ चाइना सी के ऊपर यहाँ पर बात करी जाती है। वहीं इंडिया क्या चाहता है, इंडिया तो कंटिन्यू देखिए इंटरनेशनल लॉ के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है। इसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अनक्लोज के ऊपर हम निर्भर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यदि कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो यहाँ पर जाता है। इसके अलावा हम रिस्पेक्ट करते हैं 2016 के आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द साउथ चाइना सी is a departure from India's earlier position. आगे हम देखते हैं कि फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद बढ़ते गया और फिलीपींस फिर जाता है इंटरनेशनल लॉ की तरफ और केस दर्ज कर देता है चाइना के ऊपर। और जो वहाँ पर डिसीजन आया ना, वो डिसीजन फिलीपींस के पक्ष में आया था, मतलब चाइना के अगेंस्ट में ही ये निर्णय आया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट विद चाइना, तो फिलीपींस ने अपना केस दायर करा था, ठीक है, कहाँ पर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे, ताकि चाइना और इसके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको सेटल किया जा सके। ठीक है, अब चूंकि फॉर्मल तरीके से चाइना ने विथड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द आर्बिट्रेशन ऑन 19 फरवरी 2013, The proceeding continue as scheduled under unclosed guideline.
इसके बावजूद भी चाइना का कह रहा है कि हम ये जो केस चल रहा है इससे वापस हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इसके बावजूद भी जो केस दर्ज किया गया है उसमें सुनवाई हुई है। अनक्लोज की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये सुनवाई चल रही है। तो जो अनक्लोज का एनेक्स 7 नंबर है, अनक्लोज में जो 7 नंबर का अनुच्छेद बोलना चाहिए इसको, इसके अंतर्गत कुछ अनुबंध किए गए हैं। जैसे कि यदि कोई पार्टी यहाँ से अब्सेंस है या फिर फेल हो जाती है पार्टी टू प्रेजेंट, इट्स केस सेल नॉट बी बार टू द प्रोसीडिंग। आप वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, आप वहाँ से वापस आ जा रहे हैं, इसके बावजूद भी ये जो प्रोसीडिंग है, कार्रवाई है, उसको रोका नहीं जा सकता है। पीसीए ने फाइनली रिलीज किया था अपना जजमेंट 12 जुलाई 2016 को। द आर्बिट्रेशन टुक इनटू अकाउंट, यहाँ पर मैरीटाइम राइट्स से रिलेटेड मुद्दा देखा गया, स्टेटस ऑफ पार्टिकुलर मेरीन फीचर्स देखे गए, हिस्टोरिकल राइट्स देखे गए, एंड लेजिटिमेसी ऑफ पार्टिकुलर चाइनीज एक्शन इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना को जो एक्शन ले रहा है वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक है। मनीला ने क्लेम किया था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है इलीगल हैं। कुल मिलाकर के ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया है वो फाइनल है और बाइंडिंग है अकॉर्डिंग्स विद अनक्लोज आर्टिकल 296 एंड आर्टिकल 11 ऑफ द एनेक्स 7। जो भी यहाँ पर डिसीजन आया है वो चाइना के लिए बाइंडिंग रहेगा, उसको मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो भी डिसीजन आया था वो अनएक्सपेक्टेडली फिलीपींस के फेवर में गया था। अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसकी आपने आशा नहीं करे थे, अप्रत्याशित रूप से। पीसीए ने मना कर दिया था कि चाइना का ये विश्वास है, चाइना का ये दावा है, एसर्सन मतलब होता है बल देकर कहना कि इसके पास में ऐतिहासिक राइट्स हैं, ऐतिहासिक अधिकार है साउथ चाइना सी के ऊपर। कुल मिलाकर के जो डिसीजन गया था वो फिलीपींस के फेवर में गया था। चाइना ने जो प्राथमिक तौर पर क्लेम किया था कि यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं वो सिचुएटेड है इनसाइड द 9 डैश लाइन, ये जो है अनफाउंडेड। यहाँ पर 9 डैश लाइन का उल्लेख किया गया है। तो चाइना कहता है ये जो 9 डैश लाइन है इसके अंडर में जो भी रिसोर्सेस हैं यहाँ पर पाए गए हैं और ये रिसोर्सेस हमारे हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि इस चीज़ को कोर्ट ने मना कर दिया है। वहीं यदि हम साउथ चाइना सी के महत्व के बारे में बात करें कि साउथ चाइना सागर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो ये एक मैरीटाइम हमें रास्ता प्रोवाइड करता है, ये एक जंक्शन का भी काम करता है शिपिंग के लिए। पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन की तरफ में यदि आपको जाना है, आना जाना है, तो उसके लिए साउथ चाइना सी रास्ता मुहैया कराता है। यदि किसी प्रकार का कन्फेडरेशन हम साउथ चाइना सी में देखते हैं, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइटल ओशियन माना जाता है जियोपॉलिटिक, इकोनॉमी एंड स्ट्रेटजी के मामले में, तो ये काफ़ी खतरा पैदा कर देगा रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को। इसलिए हम कहते हैं एक फ्री और स्टेबल मैरीन कॉमन्स की ज़रूरत है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ग्लोबल ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए। जबकि देखा जाए तो पीसीए ने अपना डिसीजन दे दिया है, इसके बावजूद भी जो असल में परिस्थिति है ना, वो उसमें अभी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। ये जो एरिया है वो चाहता है कि यहाँ पर पीस बनी रहे, यहाँ पर इंटरनेशनल नियम कानून का रिस्पेक्ट किया जाए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर राइटर का कहना है कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हमें बनाने की ज़रूरत है। There is a realization that South China Sea problem require a political framework। हमें एक political framework लेकर के आना पड़ेगा जिसको बनाया जाएगा डायलॉग के माध्यम से। आसियान के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए कि हम कुछ पॉलिटिकल सॉल्यूशन लेकर के आएँ क्वाइट डिप्लोमेसी के माध्यम से, एज द पोटेंशियल फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू। इसके माध्यम से आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों को।
लास्ट वाले पेज में यदि देखें ना तो साइंस की भी कुछ न्यूज़ आई है, जैसे कि एक तो जो न्यूज़ आई है वो चंद्रयान से रिलेटेड आई है। दूसरी जो साइंस की न्यूज़ आई है वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कुछ खबरें यहाँ पर हमको देखने को मिली हैं। गवर्नमेंट जो स्कीम है उनका कितना असर पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। तो चंद्रयान मिशन से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, ये मिशन कब चालू होगा और कब ख़त्म होगा इसके बारे में हल्का सा अंदाज़ा यहाँ पर लगाया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शेड्यूल रखा है कि हम लॉन्च करेंगे चंद्रयान 3 मिशन को 2:35, ठीक है, 14 जुलाई को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। आज 13 तारीख है, 14 तारीख को इसकी श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होने वाली है। ये जो लोनार मिशन है ये चंद्रयान 2 को फॉलो कर रहा है। चंद्रयान 2 के बाद हम चंद्रयान 3 लेकर के आ रहे हैं। लॉन्च इन सितंबर 2019 में हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जो कि फेल हो गया था टू कंप्लीट द सॉफ्ट लैंडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम। इसमें कुछ ऑनबोर्ड कंप्यूटर एंड प्रपल्सन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, हम इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे। इसलिए सरकार ने अब सोची है कि हम चंद्रयान 3 मिशन लेकर के आएंगे। चंद्रयान 3 और 2 के बीच में लेकिन गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसरो ने पहली बार अनाउंसमेंट किया था चंद्रयान 3 को जनवरी 2020 में, इनिशियली स्लैटेड फॉर 2021। कुल मिलाकर के 2021 में इसके बारे में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करी थी, हम इसको नहीं डेवलप कर पाए थे कोविड-19 के चलते चलते। तो जो फाइनली डेट है वो सेट आउट कर दी गई है जुलाई 2023 के लिए। ये जो इसके स्पेस क्राफ्ट है इसको लॉन्च किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से। इस रॉकेट के माध्यम से हम स्पेस क्राफ्ट को लेकर के जा रहे हैं। इसमें शामिल है सेपरेट लैंडर एंड रोवर मॉड्यूल। स्पेस क्राफ्ट इज लाइकली टू लैंड नियर द मून साउथ पोल। हम इसके माध्यम से स्पेस क्राफ्ट को साउथ पोल में उतारने वाले हैं एंड ऑपरेट फॉर 1 लूनार डे इक्विवेलेंट टू 14 अर्थ डेज। 14 अर्थ डेज के बराबर है 1 लूनार डे। इसके साथ साथ में हमको यहाँ पर लैंडर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस लूनार सरफेस में हमें एक लैंडर है हमारे पास में जिसको विक्रम बोल रहे हैं। विक्रम साराभाई के नाम पर इसको रखा गया है। इसको डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ पर हम 4 साइंटिफिक पेलोड्स लेकर के जा रहे हैं ताकि स्टडी कर सके मून की सरफेस टेम्परेचर को, सब टेरेनियन कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसा है, इसका उच्चावच कैसा है, भूमि का शेप कैसा है। इस मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसको हम स्पेक्ट्रोपोलरमेट्री बोल रहे हैं। ये है किसका, हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ का शेप का है, ताकि कलेक्ट कर सकें हम डाटा अबाउट द लाइट एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। लाइट कितना रिफ्लेक्ट कर रही है अर्थ, कितना एमिट कर रही है, इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। इसके अलावा इसमें एक रोवर भी जिसको प्रज्ञान नाम दिया गया है, ये स्टडी करेगा लूनार सरफेस को यूजिंग केमिकल एंड विजुअल टेस्ट। वहीं यदि हम फ्रंट पेज की तरफ चलें तो फ्रंट पेज में देखते हैं क्या क्या आया है। पहली तो जो न्यूज़ आई है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड दिखाई दे रही है कि इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड रहा है। और इन्फ्लेशन जून इन्फ्लेशन क्विकन टू 4.8% एज फूड प्राइसेस क्लाइम। तो जाहिर सी बात है फूड प्राइसेस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इसके चलते चलते जून के महीने में भी हमको इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन का डाटा हमको मिल रहा है ये रिलीज़ इसको कौन करता है, तो जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है, ठीक है, NSO जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज़ करता है इन्फ्लेशन के डाटा को हमारे इंडिया में। इसी से हमें पता चलता है कि कौन से महीने में किस प्रकार का इन्फ्लेशन का ट्रेंड रहा है।
इसके अलावा फ्रंट पेज में देखा जाए तो उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें तो नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रमुख खबरों को देखते हैं। अब जैसे कि फ्रंट पेज में ही बताई गई हैं, ये बंगाल वायलेंस से रिलेटेड है। केंद्र सरकार किस प्रकार से आगे आ रही है और कह रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे। इसके बाद दिल्ली वाले पेज से यदि हम देखें तो दिल्ली में देख रहे हैं हम कि बाढ़ की कितनी कंडीशन है। यमुना रिवर का जो वाटर लेवल है पिछले 40 सालों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। 1963 में 205.4 था वाटर लेवल इन मीटर्स, ठीक है। 1978 में 207, 2010 में 207, 2013 में 207।